प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल और होमगार्ड से संबंधित सभी जीके और साइंस से संबंधित और टॉप प्रश्न जो कि दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों इसमें सभी के सभी जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसको दोस्तों डिटेलिंग वाइज पूरा दोस्तों डिटेल के साथ समझाया गया है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी को दोस्तों यहाँ पर डिटेल वाइज समझाया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उससे पहले देख लीजिए दोस्तों यूपी लेखपाल की परीक्षा तिथि भी आ गई है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 21 मई से बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचा है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी पूरा अच्छे से करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? संयुक्त अधिवेशन को बोला जाता है दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग या फिर ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सिटिंग या फिर ज्वाइंट सेशन इसको बोला जाता है। इसको दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? बुलाने का अधिकार की बात करें, अधिकार किसके पास है तो ये हो जाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के पास है इसका अधिकार, बुलाने का अधिकार। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता हो जाएंगे लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर याद रखें दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। और दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है दोस्तों धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में दिया गया दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति। याद रखिए दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा। अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग दोस्तों पूर्ण रूप से कार्य किसने करता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक पूरा वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग, उसकी प्रणाली, उसकी दोस्तों शर्तें, उन सभी के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। लेकिन दोस्तों केवल निर्वाचन आयोग की बात करें तो केवल निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। आइए दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रपति जी से। यहाँ राष्ट्रपति जी जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी से संबंधित सभी संविधान के और टॉप प्रश्न और दोस्तों अनुच्छेद के बारे में जो कि दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए दोस्तों इसके बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बोला गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है, जो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत आता है। इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति जी से संबंधित सभी अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। जैसे बोला जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति की एकल संक्रमणीय प्रणाली दिया गया है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल बोला गया दोस्तों अनुच्छेद 56 में। और पुनर्निर्वाचन पात्रता के बारे में क्या बोला गया दोस्तों? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 58 में कहा गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए तो उन सभी के बारे में बताया गया अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में बोला गया दोस्तों अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 72 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अनुसार। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 73 की बात करें
अनुच्छेद 73 की बात करें दोस्तों तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार रूप से समझाया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 73 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार अनुच्छेद 77 में बोला गया दोस्तों समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होगा, यह भी दोस्तों कहा गया अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। प्रधानमंत्री जी जो होंगे जितनी भी जानकारी होगी वो दोस्तों राष्ट्रपति तक फॉरवर्ड करते हैं अनुच्छेद 78 के अनुसार। अनुच्छेद 85 की बात करें दोस्तों संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 87 के बारे में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 जो कि ज्वाइंट सिटिंग हमने क्वेश्चन में किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 123 की बात करें दोस्तों तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 143 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों परामर्श लेने के लिए शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास होगी, या किस में कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 143 में। मतलब सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदात्री होगा और किसके लिए होगा दोस्तों राष्ट्रपति जी के लिए होगा। राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी सलाह ले सकते हैं, यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है। बाकी दोस्तों ये तीनों राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपातकाल और दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्र में या फिर देश में आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 356 में दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल। दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। बाकी दोस्तों अभी तक आपातकाल 3 बार लग चुके हैं, यह दोस्तों आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इतनी जानकारी राष्ट्रपति जी से संबंधित आप लोग दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति जी से संबंधित संविधान से के अनुच्छेद के बारे में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया है किसने डैश का मतलब है दोस्तों किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। किसने दोस्तों 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों ज्योतिबा राव फुले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले ने। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग की बात करें दोस्तों तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। इन्होंने किसकी स्थापना किया था दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज याद रखेगा प्रार्थना समाज। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों तत्वबोधिनी याद रखें दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का आयोजन किया था इन्होंने, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा या फिर तत्वबोधिनी समाज का स्थापना किसने किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाकी आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज की। और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था ज्योतिबा राव फुले ने। आइए दोस्तों जान लेते हैं उसके बारे में भी, जो दोस्तों बार बार समाज से रिलेटेड सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, पूर्ण रूप से डिटेल में आइए समझते हैं सभी के बारे में। देखिए वो दोस्तों बोला गया है प्रमुख धर्म समाज और संस्थापक के बारे में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। पूना सार्वजनिक सभा किसने किया था दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था तो महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में। तत्वबोधिनी सभा किसने किया था दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा होता है 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा होता है। दोस्तों इतना कम से कम आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था, यह भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा।
बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे रिलेटेड दोस्तों बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में नीचे बात करेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल के विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। उसी तरह दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। अब यह दोस्तों बेस क्या था दोस्तों, बंगाल विभाजन ही इसका बेस था। अब बंगाल विभाजन दोस्तों क्यों आवश्यक था, तो बंगाल विभाजन दोस्तों यह करवाया किसने था, तो ये ब्रिटिश ने करवाया था। ब्रिटिश ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन ब्रिटिश ने करवाया था, अंग्रेजों ने क्यों करवाया था दोस्तों, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दोस्तों ये फूट डालना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों हिंदू मुस्लिम मिलकर दोस्तों एक नई चिंगारी के रूप में उभर रहे थे। इसलिए दोस्तों बंगाल विभाजन ये इनका करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो कि दोस्तों 1905 में इन्होंने करवा दिया था। दोस्तों बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण तथ्य ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे बोला गया बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है दोस्तों 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और दोस्तों बंगाल विभाजन कब होता है दोस्तों, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी रूप से लागू हो गई थी। यही वाला दोस्तों बार बार पूछता है। तो बंगाल विभाजन कब होता है, तो बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगर दोस्तों घोषणा की बात करें तो कब अनाउंस हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के समय दोस्तों सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यह भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। बंगाल विभाजन दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। यह भी दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में रद्द हो गया था। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में 2024 में भी क्वेश्चन यह पूछा गया था। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में रद्द हुआ था, तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में रद्द होता है बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था। बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा था। लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप से यह क्या था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, जो बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमज़ोर करना था। जो दोस्तों राष्ट्रवादी आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के साथ बढ़ रहा था उसको दोस्तों इसको विभाजन करके इसको कमज़ोर करना था, यह इसकी कड़ी थी। बाकी दोस्तों याद रखेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन को रद्द किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मतलब दोस्तों पूछा गया है सलाल परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो सलाल परियोजना दोस्तों अगर देखने को मिलता है तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब किस नदी पे देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिनाब नदी पर। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी परियोजना है, कौन से परियोजना किस नदी पर है, उस सभी के बारे में डिटेल में आइए बात करते हैं। देखिए बोला गया सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। यह दोस्तों आप लोगों को पता हो गया चिनाब नदी पर। बाकी दोस्तों जम्मू कश्मीर की अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करिएगा। जैसे उरी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, झेलम नदी पर। उरी परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर। दोस्तों यही एक झेलम नदी है जो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। यही झेलम नदी है। यही झेलम नदी है दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा बनाती है। भारत और पाक, यहाँ पर भारत और पाक का सीमा रेखा बनाते हैं यही झेलम नदी। और झेलम नदी को दोस्तों प्राचीन काल में दोस्तों बितस्ता कहा गया है, याद रखिएगा, बितस्ता।
वितस्सा कहा गया है, यह दोस्तों याद रखें, वितस्सा। प्राचीन काल में दोस्तों झेलम नदी को वितस्सा कहा गया है, यह दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बगलीहार परियोजना भी दोस्तों चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है, यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है तुलबुल परियोजना। किशन गंगा परियोजना दोस्तों किशन गंगा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर है। इतना परियोजना के बारे में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों अन्य जानकारी जैसे कश्मीर घाटी का निर्माण कौन करता है, झेलम नदी, भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है। प्राचीन काल में दोस्तों झेलम नदी को वितस्ता के रूप में जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया 1990 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात करें दोस्तों, टोटल 5 राजवंशों ने इस पर शासन किया। सबसे पहले शासन किया दोस्तों गुलाम वंश ने, याद रखिए दोस्तों गुलाम वंश ने। उसी तरह दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम राजवंश ने, खिलजी ने, लोदी वंश ने, सैयद वंश ने और तुगलक वंश ने। यह दोस्तों 5 प्रकार के 5 राजवंश थे जिन्होंने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो दोस्तों अगर बात करें 1290 से लेकर 1320 के बीच में किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएंगे खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। दोस्तों आइए जान लेते हैं गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, खिलजी वंश का था आप लोगों को पता हो गया, लोदी वंश का कब से कब तक था, तुगलक वंश का और सैयद वंश के बारे में डिटेल में देखिए दोस्तों। बोला गया गुलाम वंश जिसे ममलुक वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल दोस्तों 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश जिसे दोस्तों ममलुक वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का दोस्तों शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का दोस्तों हो जाएगा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का दोस्तों शासनकाल रहा 1414 से लेकर 1451 तक। बाकी लोदी वंश का दोस्तों 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। यह तो दोस्तों था लोदी वंश का संस्थापक। यह दोस्तों थे पांचों के पांचों वंश जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर राज्य किए थे। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। यह बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है उसके बारे में बोला गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब दोस्तों जो भी अपराधी है उसको दोस्तों संरक्षण देना आवश्यक है। यह दोस्तों अनुच्छेद 20 में कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 21 में दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। गिरफ्तारी से संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 22 में बोला गया है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही बोला। गिरफ्तारी से संबंध दोषी पूर्व से दोस्तों अनुच्छेद 20 में। मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम निषेध दोस्तों बोला गया अनुच्छेद 24 में, बिल्कुल गलत बोला गया दोस्तों, यह बोला गया अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में यह बोला गया है। बाल श्रम निषेध किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में। आइए दोस्तों कुछ अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे दोस्तों बोला गया है अनुच्छेद 23 में बोला गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध, मतलब दोस्तों अनुच्छेद 24 के अनुसार कोई भी बालक जो नाबालिग है वो कारखानों में काम नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 के तहत बोला गया दोस्तों अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में, मतलब कोई अपराधी अगर है उसे दोस्तों संरक्षण प्राप्त करना, प्रदान करना या फिर प्राप्त करना अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 21 में बोला गया है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 के अनुसार। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 21 ए में क्या कहा गया है, ए या फिर कै में क्या कहा गया है दोस्तों, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 कै में बोला गया है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रदान करने का प्रावधान किया गया, मतलब कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको दोस्तों संरक्षण देना भी एक जिम्मेदारी होती है अनुच्छेद 22 के अनुसार। इतना दोस्तों आप लोग
अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 17 इम्पॉर्टेंट है, जो अस्पृश्यता का अंत दिखाता है, मतलब छुआछूत का अंत दिखाता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 भी याद रखिएगा दोस्तों, कानून के समझ, नागरिकता के समझ, समता का अधिकार, समानता या फिर समता का अधिकार, समता का मतलब होता है दोस्तों समानता का अधिकार, कानून की समझ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की बात किया गया है अनुच्छेद 29 के बारे में, अनुच्छेद 29 के बारे अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात किया गया है, यह भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं हुई थी? इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं हुई थी? दोस्तों 1857 में दोस्तों टोटल 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। एक था दोस्तों मुंबई या फिर बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई पहले दोस्तों बम्बई बोला जाता था। एक था दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय, और तीसरा था दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालय। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं हुआ था, इसको दोस्तों याद रखिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। 1857 में केवल 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, वह था दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालय। बाकी दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में होता है, यह दोस्तों याद रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में होता है, इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।